हेलो फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी एक जो है पीटी को लेकर के पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज चलती है। आप लोगों को पता ही होगा, जो नया अभ्यर्थी है उनके लिए थोड़ा सा मैं हर बार एक वीडियो में थोड़ा सा जो है इंट्रो टाइप का बताना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये लगता है कि बच्चे जो है पता नहीं इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लाने का पर्पज़ क्या है। क्योंकि कई बार वो और जगह से देखते हैं कि पीवाईक्यू देखने का मतलब आंसर भी बताना उसका, और भी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो मेरा मतलब ये यहाँ पर है ये कि मैं आंसर नहीं बताऊँगा। आंसर बताने का मतलब ये होता है कि भाई हम आपको आंसर बता देंगे, लेकिन अगली बार आप क्या करोगे। तो एक तरीके से क्या है कि आप इसको पॉज करके, जैसे मैं आंसर नहीं बताता तो आप इसको एमसीक्यू के रूप में भी यूज कर सकते हो, कि जैसे एमसीक्यू आपको लगाने तो 2013 से हम करा रहे हैं तो आप एमसीक्यू भी लगा लीजिए, ठीक। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, पीटी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, देखिए ये तो हम एक सीरीज ईयर बाय ईयर लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आप कहीं से भी प्रैक्टिस सीरीज के रूप में पीवाईक्यू के प्रश्नों को उठाइए, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट वाइज, तो जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे इकोनॉमी पढ़ा, इकोनॉमी में आपने नेशनल इनकम पढ़ लिया, ठीक। तो नेशनल इनकम पढ़ने के बाद आपको तुरंत नेशनल इनकम से संबंधित जो भी 2013 से लेकर के 2025 तक जो भी प्रश्न आए, या मतलब उससे पहले भी अगर आप देखना चाहो 2011 से उठा सकते हो, जितने भी प्रश्न आए आप उसको फॉलो करिए, देखिए, ठीक। तो ये ऐसा आप करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे संडे संडे आप जो है एक टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, या फिर नई टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज अभी नहीं लगाना चाह रहे हो तो जैसे पीवाईक्यू के ही 100 प्रश्न 2011 का मान लो उठाया, 2011 का प्रश्न उठाया और 2011 से लेकर के संडे को 2011 का पूरा प्रश्न लगा लिया। तो जब आप ओवरऑल, जैसे एक सब्जेक्ट आपका हो सकता है वीक, मान लो हिस्ट्री आपकी वीक है, लेकिन आपके अन्य सब्जेक्ट मजबूत है, जैसे पॉलिटी ठीक है, इकोनॉमिक ठीक है, तो आप जब उसमें स्कोर करोगे तो आपको पता लगे कि हम 60-70 नंबर का स्कोर करने लगे, मतलब 60-70 क्वेश्चन सही करने लगे, तो आपको बड़ी खुशी होगी और थोड़ा सा आपका मनोबल भी बढ़ा रहेगा। इसलिए जो है टेस्ट सीरीज में क्या होता है, कभी कभी टेस्ट सीरीज जो है विभिन्न संस्थानों की क्या होती है कि बहुत टफ रहती है। टफ का मतलब क्या होता है, वो लोग टॉपिक कवर करते हैं, तो थोड़ा सा ये रहता है कि आप टफ लगाते हो तो पता चलता है कि आप 25-30 क्वेश्चन ही कर पाते हो, है ना। तो कभी कभी ये लोगों को डर लगने लगता है कि सर हम बहुत कम स्कोर कर पा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपने साहस को बढ़ाकर रखिए, निरंतर तैयारी करिए और सही दिशा में तैयारी करिए, तो ऑटोमेटिक सफलता मिलेगी। तो सही दिशा का मतलब हमारा क्या है कि जैसे सिलेबस देखना हमको बार बार, जो मैं यहाँ पर कराता हूँ हर वीडियो में, किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ फालतू कुछ भी, हर चीज़ को बाउंड्री सेट करके पढ़ाता हूँ। यहाँ पर भी प्रीलिम्स का भी है, तब भी हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं कि प्रीलिम्स के सिलेबस को देखें। अब प्रीलिम्स का सिलेबस कहीं पर डिफाइन हमको समझ में नहीं ठीक से आता है, तो हम उसके लिए मेंस के सिलेबस पे चले जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पीवाईक्यू की नज़र का मतलब यही है कि आपको एक नज़र में उसकी प्रगति बताएं कि पीवाईक्यू कैसे पूछे जाते हैं, और पीवाईक्यू से आगे हम कैसी तैयारी करें, अपनी जो भी तैयारी रखें उसमें तैयारी का दायरा कैसे सेट रखें। तो ये 2025 तक हम करा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो हम चलते सीधे अभी से, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करिए, जब आप अभी से फॉलो करोगे तभी फायदा मिलेगा। नहीं तो आप पता चला कि आप 20 दिन 25 दिन पहले आप फॉलो करोगे तो मैं टॉपिक बताता रहूँगा यहाँ पे कि आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, तो आप पढ़ोगे नहीं, उस समय पढ़ भी नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको दिक्कत होगी। तो आप प्रीलिम्स में जाओगे, पीटी में प्रीलिम्स टेस्ट, पीटी में तो 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस होता है, जीएस फर्स्ट, एक होता है जीएस सेकंड, जिसको हम सीसैट के नाम से चलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो सेकंड पेपर हमको अभी नहीं पढ़ना है, इसके लिए भी अलग से सीरीज लेकर के आऊँगा मैं, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। तो इसमें देखिए हम इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रश्न पत्र प्रथम, ये जो है जीएस का प्रश्न पत्र प्रथम है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 नंबर टॉपिक आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ आर्थिक और सामाजिक विकास। तो पहले आर्थिक और सामाजिक विकास में सतत विकास, ठीक है, डैश लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा रुका करिए, ठीक है, हर चीज़ को पढ़ते समय सोचा करिए। फिर गरीबी, समावेशन, ठीक है, समावेशन आपको पता हुआ होता है, इसमें समावेशन मतलब सबका विकास करना है, ठीक है। सबका विकास में क्या हो, वित्तीय क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र में व्यक्ति जो है खुश रहे, उसका विकास होना चाहिए। मतलब मात्रात्मक रूप से ग्रोथ ना हो, मतलब पैसे ही आर्थिक क्षेत्र ही ना बढ़े, समाज के अन्य वर्ग भी, अन्य तरीके से भी अन्य क्षेत्रों का भी विकास हो, शिक्षा क्षेत्र का भी विकास हो, इस तरह से हमको ध्यान रखना। तो समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले जैसे योजनाएं वगैरह जो होती हैं उनके बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तब इसके बाद क्या देखते हैं, पीवाईक्यू देखते हैं। पीवाईक्यू हमको बता देता है कि अच्छा इससे भी प्रश्न पूछा गया है, तो मतलब सिलेबस से इतर भी कुछ चीज़ें पूछी जा रही है जो इनडायरेक्ट रूप से सिलेबस से टच कर रही हैं। तो फिर हमको लगता है कि थोड़ा सा हमको मेंस के सिलेबस की तरफ भी जाना चाहिए। तो मेंस के सिलेबस आप देखोगे तो थर्ड पेपर में आप जाओगे, जीएस थर्ड में, मेंस में, तो वहाँ पर आपको प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। तो हम आर्थिक विकास तक इसमें सीमित रहेंगे। तो आर्थिक विकास ये है, इकोनॉमी, इसके शुरू के 10 पॉइंट आपको ध्यान रखने। तो आप इसको जो है देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। तो हमको पहले यहाँ रुकना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसकी योजनाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था में योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं, संसाधन कैसे जुटाए जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे ग्रोथ कर रही है, प्रगति कैसे कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कैसे कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के क्या है लाभ है,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही इलेबरेट करके पढ़ा जाता है। मैं बहुत जल्दी इसको सिलेबस को इलेबरेट करके एक अलग जो है आपको 10-5 पेज की कॉपी बना करके आपको पीडीएफ बना करके आपको दे दूंगा। तो जिससे क्या होगा कि आप इन शब्दों को इस्तेमाल मेंस के पेपर में कर पाओगे। फिर समावेशी विकास आपको पता है, और इससे उत्पन्न विषय। तो समावेशी विकास आपको पता ही है कि जैसे अलग अलग क्षेत्रों में विकास, शिक्षा क्षेत्र में विकास, वित्तीय क्षेत्र में विकास, है ना। फिर उससे अगर आप उस कर रहे हो तो उससे क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे हैं, चुनौतियां क्या हैं और इसके समाधान क्या हो सकते हैं, इस तरह से। फिर सरकारी बजट आपको देखो दिया हुआ मेंस में। फिर मुख्य फसलें, भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं, उनका फसलों का पैटर्न क्या है, ठीक है। यहाँ लिखा देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। अब पता चला आपकी जो है ये वाले क्षेत्र, तटीय क्षेत्र में तो यहाँ पर कौन सी फसल होगी, है ना। जैसे गन्ना, आपको वो चावल हो गया, इस तरह की खेती के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, ठीक। जैसे कृषि उत्पाद का भंडारण, स्टोरेज आपको देखना, परिवहन, ठीक है, मतलब कृषि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए परिवहन, विपणन, उनकी मार्केटिंग, आप देख ही रहे, ई-नैम वगैरह चल रहा है ना। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों को सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, डीबीटी, जैम, ये सब चीज़ें आपको इसी में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए एक जगह आप पढ़ोगे तो फायदा इसका कहीं ना कहीं आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। जैसे ई-नैम आपने पढ़ा, अभी इकोनॉमी में भी टच कर लेगा। जब अभी इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो उसमें टच करो। जब गवर्नेंस में पूछे, गवर्नेंस में आपको ई गवर्नेंस पूछ ले तो ई गवर्नेंस में आप इसको टच करके यहाँ भी लिख सकते हो। तो देखिए एक जगह आप चीज़ों पढ़ोगे तो उसको जब पिरोना आना चाहिए, ठीक है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, एमएसपी, ये हर बार आती है, आपको पता है, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फिर पीडीएस का उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसके सुधार क्या हैं। अब आप जब भी प्रश्न लिखें तो यही चीज़ें तो प्रश्नों में पूछी जाती हैं कि इस मान लो कि पीडीएस सिस्टम को पूछ ले प्रश्न बना करके मेंस में कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके क्या उद्देश्य थे, ये कैसे कार्य करता है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसमें सुधार क्या है, ये समाधान क्या हो सकते हैं। तो आप इन्हीं चीज़ों को उठा के लिखो कि उद्देश्य क्या थे। तो पहले आपने थोड़ा सा जो है क्या कर दिया, मेंस में आपने इन्हीं चीज़ों की भूमिका बना दी। फिर आपने पहला पॉइंट उद्देश्य डाला, दूसरा उसके कार्य बता दिए, तीसरी चुनौतियां बता दी या सीमाएं बता दी, है ना। इसी तरह से तो लिखते हो। फिर उसके बाद समाधान बताने या सुधार बताने, यही चीज़ होता है। अब कभी कभी समाधान नहीं मांगता तो आप जो है निष्कर्ष में उसको डाल के दे सकते हो। समाधान मांग रहा है तो निष्कर्ष में दे दो, या कभी कभी चुनौतियां नहीं बताता है तो आपको निष्कर्ष में चुनौतियां दे देनी है। थोड़ा सा जो है बस सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। तो इस तरह से आप मेंस में भी लिख सकते हो। हालांकि हम थोड़ा सा अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर जो हमारा उद्देश्य है 10-20 मिनट में वीडियो बनाने का, उससे विमुख हो जाएंगे। मेंस में तो हम इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देख रहे हो आप, जो है पार्क बनाए जा रहे हैं, फूड पार्क बड़े बड़े, ये क्यों बनाए जा रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, है ना। ESZ बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक जोन जो होते हैं ना, इकोनॉमिक सेक्टर जोन, इनको बनाया जा रहा है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप देखना ध्यान से। फिर भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था प्रभाव, और औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा। अब उसमें आप मूलभूत ढांचा जो होता है, बुनियादी ढांचा जिस पर हमारा अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, तो उसमें ऊर्जा क्षेत्र का क्या महत्व, बंदरगाह का क्या रोल है, सड़क अगर खराब है तो क्या रोल होगा, विमानपत्तन का क्या रोल, रेलवे का क्या रोल है, इस तरह से। फिर निवेश मॉडल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखना है, इनको देखिए। सिलेबस को बार बार देखिए। हर वीडियो में सिलेबस बताते बताते थोड़ा 10-20 मिनट एक्स्ट्रा आपका ले लेता हूँ, तो उससे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हम बिल्कुल भी सिलेबस से इतर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या सीखना है। अब इकोनॉमी से संबंधित ये प्रश्न है। अब कोई योजना अगर आ रही है तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये योजना से यूपीएससी प्रश्न पहले पूछ चुका है, अगली बार फिर न घुमा के पूछ ले। तो हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक। फिर स्वर्ण मुद्राकरण योजना, मुद्रीकरण होगा, योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक। भारत में गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना, ठीक। स्वर्ण आभूषण के क्षेत्र में FDI को प्रोत्साहित करना। अब FDI यहाँ पर दिया तो FDI तुरंत चुपचाप जाके पढ़ लो कि FDI होता क्या है। अब FDI संबंधित और भी चीज़ें जो होती है, जैसे FPI है, इसको पढ़ो। फिर मेंस के रूप में भी थोड़ा देखो कि FPI आने से क्या होता है, FDI आने से क्या होता है। FDI आएगी तो हमारे पास इनोवेशन भी आएगा बाहर से, है ना, तकनीकी भी आएगी बाहर से, तो इसका क्या लाभ मिलेगा, रोजगार में क्या क्षेत्र में लाभ होगा। फिर इसी में एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, वो किस में आता है, एक होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, वो किस में होता है। तो ये थोड़ा सा देखना कि FDI के रूप में मान लो ब्राउन फील्ड आया तो क्या फायदा होगा, और ग्रीन फील्ड आया तो क्या फायदा होगा। ये सब मेंस में आप यूज कर लोगे, प्रीटी में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। फिर क्या तीसरा, स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। अब ये चीज़ें देखिए, मैं यहाँ पर आंसर बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछता है तो इसका तात्पर्य क्या है। करंट में चल रहा होगा कोई चीज़ तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि ये योजना आई है, कहीं ये इकोनॉमिक्स टच तो नहीं कर रही है। टच कर रही है तो फिर हम इसको ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद समाचारों में कभी कभी देखने में या देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण, मतलब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, पद का क्या महत्व होता है, ये काफ़ी चर्चा में चलता रहता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है
मान लो कि भारत की कोई कंपनी है, भारत में मान लो जान रही कि भारत में, या मान लो कि बाहर यूएस की कंपनी, ठीक है, यूएस की कंपनी है, वो देख रही है कि अगर हम भारत पे अगर कंपनी अगर लगाएंगे तो भारत में टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं कि रजिस्टर्ड कहाँ कर देते हैं, सिंगापुर में कर देंगे या कहीं और क्षेत्र में कर देंगे जहाँ पर टैक्स कम लगता है, और वहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे या भारत में जो है व्यापार कर रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि हम बेस इरोजन में प्रॉफिट शिफ्ट कर देते हैं, बेस इरोजन भारत में कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से इनको होता है, तो इनको टच करके थोड़ा सा पढ़ा करिए, बहुत फायदा मिलेगा इनको पढ़ते समय। अब इनके ऑप्शन आप देख लेना क्या है, बाकी इसको पढ़िए जाके, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, ये फायदा मिलेगा इससे। अब यहाँ पे हमें टॉपिक बताने आए कि कैसे आपको पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। तो ये कभी समाचारों में काफी चलता रहता है, ये शब्द है, पद का क्या मतलब है, ये पद, इसका मतलब कोई नया शब्द अगर चर्चा में चल रहा होगा तो आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय। फिर क्या कह रहा है, हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन का गठन किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया। ये काफ़ी चर्चा में चलता है, इस चर्चा में कोई करंट में चल रही चीज़ें तो चर्चा में रहती है, तो आपको पता चलना है। जैसे इस समय न्यूक्लियर बिजली संयंत्र बनाने के लिए काफ़ी जो है प्रयास चल रहे हैं, तो उस पर जो है अलग अलग जगह जो है सेमीकंडक्टर को लेकर के शायद है, सेमीकंडक्टर के लिए इंडस्ट्री वगैरह लगाई जा रही है, तो उसके लिए गुजरात है, उत्तर प्रदेश में भी शायद एक जगह है, तो अलग अलग जगह डाली जा रही है। तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है, तो इसलिए जब भी आप ये देखें तो इसको उसमें टच करके देखें कि अगली बार हो सकता है कोई और चीज़ के बारे में तो नहीं पूछ सकता है। फिर क्या करें, आईएमएफ में एसडीआर, तो पहले आईएमएफ देखो जा करके, फिर एसडीआर क्या होता है इसके बारे में देखो, एसडीआर की जो बास्केट होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, तो आपको पता ही उस समय चीन की मुद्रा चल रही थी। अब चीन की मुद्रा कौन कौन सी होती है तो आपको पता होगा, जैसे रेनबनमी, ये तो मान लो सभी बता देंगे, लेकिन आपको ये देखना कि रूबल कहाँ की मुद्रा है, भारतीय रुपया तो मान लो पता ही है। अब भारतीय रुपया भी कहाँ कहाँ चलता है, 8 देशों में बताते चलता है रुपया, रुपया कहाँ कहाँ चलता है ये ध्यान रखना है। फिर रैंड कहाँ की है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, इनके ऑप्शन जरूर पढ़ो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इनके बारे में ये क्या चीज़ है तो इसके बारे में थोड़ा जानो, ठीक है। तो ये नीति आयोग का एक अंग है क्या, संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है क्या, तो पहले आपको वित्तीय स्थिरता विकास परिषद देखनी है। ये जैसे जो संस्थान होते हैं, यूपीएससी संस्थान पूछ लेता है, कोई निकाय है, निकाय कोई बॉडी है चर्चा में, मतलब है तो एक ही चीज़, इस जब चर्चा में जब रहती है तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये विश्व की कुछ संस्थाएं मेन होती हैं, उनके बारे में पूछ लेता है, जैसे WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनके बारे में चर्चा चलती रहती है। कोई रिपोर्ट आ गई, हाँ, तो इनके बारे में पूछ लेता है। तो इनको ध्यान रखना है कि ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका प्रमुख कौन होता है, ये किस आयोग का एक अंग है ना, इस तरह से इसको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है, ये क्या है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको पता ही है कि इस समय तो खैर बंद हो गई है। तो अब कोई भी और सूचकांक, इसका मतलब यूपीएससी सूचकांक पे दिमाग लगाता है, इंडेक्स पे, तो अगर कोई इंडेक्स आया, मान लो भूख, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया, वैश्विक भूखमरी सूचकांक अगर आ गया तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि भारत की स्थिति कैसी है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स आ गया, इसके बारे में क्या स्थिति है, तो ये थोड़ा कौन सा संस्थान इसको जारी करता है, ये संस्थान जरूर याद रखने, है ना, कौन कौन सी रिपोर्ट निकालती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं देखिए आंसर बता दूंगा, आपको लग जाएगा कि हाँ सर ने बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन दिक्कत यह है कि फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसे पढ़ते समय ध्यान रखना है। फिर आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित, अब देखिए कहीं पर अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश जरूर देगी, ये हालांकि यूपीएससी ने इंग्लिश दे रखी है, जो कुछ चीज़ें होती है यूपीएससी को लगता है कि यहाँ पर बच्चों को दिक्कत हो सकती है तो वो साइड में दे देता है, ठीक। तो आपको जो है जब ना समझ में आए, अगर साइड में बगल में नहीं दिया है तो आपको तुरंत इंग्लिश वाला वर्जन देख लेना है। तो यहाँ पर दिखा हुआ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR। अब ये आप बैंकिंग में पढ़ते हो, आप बैंकिंग पढ़ोगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि बैंकिंग जाकर के अच्छे से पढ़िए। अब ये चीज़ जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो ये चीज़ें देखिए, अब इनके ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको MCLR अच्छे से पढ़ना है, जैसे MCLR पढ़ लोगे तो हल ही कर लोगे, लेकिन अगली बार MCLR से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप करने की स्थिति में हो, ये इस चीज़ को मैं ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ। फिर क्या, कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाला पद, फिर आया, देखिए यूपीएससी जो है शब्द होता है उस पर जरूर प्रश्न बनाता है, ये चाहे इतिहास में हो या किसी और चीज़ में हो, ठीक है। तो आयात आवरण, इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इंपोर्ट कवर क्या होता है, पहले आप जाकर के इसको पढ़िए, ठीक है। फिर इसके ऑप्शन पढ़िए, ये क्या है, ऑप्शन तो मैं बता ही दूंगा, पढ़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर पढ़ने का समय क्यों व्यर्थ करें, हम आपको ये बताना कि आयात आवरण क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अगली बार यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न बनाएगा तो हो सकता है इनके ऑप्शन तो बदलेगा, हो सकता है थीम यही हो। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, IMFC के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब इंटरनेशनल की कोई रिपोर्ट है, कोई कमेटी है ना, ये चर्चा में रहती है तो यूपीएससी इसमें ध्यान रख रहा है,
तो आपको उनको ध्यान रखना, ये देखना कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर भारत में प्रभाव पड़ रहा होगा तो यूपीएससी मेंस में या प्री में क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, ठीक है। फिर देखिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये काफ़ी चर्चा में रहता है ये पद। फिर देखिए पद पूछा, इसका मतलब कोई शब्दावली चर्चा में है तो प्रश्न पूछेगा। अब ये बैंकिंग संबंधित है, बैंक आप पढ़ोगे बैंकिंग तो ये पद आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर तो मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आपको आगे कैसे करना है, तो कोई शब्दावली अगर नया चर्चा में है या कोई चर्चा में नई शब्दावली चल रही है तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर लिया हुआ है, यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उनका खाता अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। अब क्या होता है कि कोर बैंकिंग सीबीएस जिसको बोलते हैं, सीबीएस, ये ऐसा होता है कि जैसे आप बैंक जो है दिल्ली में आपका अकाउंट है, ठीक। अब आप बिहार चले गए तो बिहार में भी आप वही सुविधा जैसे दिल्ली में यूज करते थे वैसे वहाँ भी यूज कर सकते हो, इसी के लिए सीबीएस आता है। तो सीबीएस आपको अच्छे से जाके पढ़ना है बैंकिंग में, फिर इसको पढ़िए तो ये आपको फायदा देगा, ठीक है। फिर अब चलते हैं, इसके ऑप्शन ये थे और इसके विकल्प कूट यहाँ दिया हुआ है, ठीक। फिर आपको निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है। अब ये जो है वर्ल्ड बैंक के जो है आपको पता है कि ये बॉक्स WTO, सॉरी वर्ल्ड बैंक कह रहा हूँ, WTO जो है ये बॉक्स निकालता है, एम्बर बॉक्स, WTO। तो ये तो शब्द हैं, ये चर्चा में रहते हैं तो पूछ लेता है एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ठीक है। एक वाइट बॉक्स भी चलता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चेक करना कि वाइट बॉक्स किससे संबंधित है, ठीक है। ये सब्सिडी से संबंधित है, सब्सिडी कोई सरकार दे रही होती है तो ये सब जारी किए जाते हैं। इनको जब आप पढ़ोगे विश्व की संस्थाएं तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पूंजी बजट, अब बजट है सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है, प्री में नहीं दिया है, प्री में कहीं पर ऐसा कुछ खास नहीं दिया। तो मेंस में हमको जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सरकारी बजट। तो आप मेंस यूपीएससी आपसे अपेक्षा करती है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है तभी आप ये पेपर देने आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बजट दिया हुआ तो आपको थोड़ा ध्यान रखना कि पूंजीगत बजट क्या होता है, राजस्व बजट क्या होता है ना। जब ये पढ़ोगे तो ये कुछ ऑप्शन तो आपके रखे हैं, आप तो आ ही जाएगा, तो इसको आपको आज जाकर के ठीक से पढ़ना है, बजट, ठीक। फिर मसाला बॉन्ड के बारे में, IFC मसाला बॉन्ड ये क्या होता है, तो बॉन्ड पहले आपको देखना कि बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। जैसे किसी कंपनी को या सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करती है कि आपसे उधार मांगने के बजाय आपसे कहती है कि हम आपको एक बॉन्ड देते हैं। इसका मतलब एक पत्र देंगे, इसमें मान लो 100 रुपये का है लिखा हुआ है, तो आपको हम कह देंगे कि ये पत्र आपको हम 90 रुपये में दिए दे रहे हैं, ठीक है। और जब आप इसको वापस हमारे पास दोगे तो हम आपको 100 रुपये दे देंगे, ठीक है। या हो सकता है कि उसमें लिखा होगा 100 रुपये का होगा, वो आपको 100 रुपये में दे दिए, अगली बार आप जब इसको भुनाओगे तो हम इसको 120 रुपये आपको दे देंगे। तो इसका मतलब उधार लेने के लिए बॉन्ड जारी करती है कि आपने सरकार को उधार दिया है, सरकार या कोई कंपनी इस तरह से, तो बॉन्ड होता है। तो मसाला बॉन्ड किससे संबंधित है, थोड़ा इसको ध्यान रखना है। तो मसाला बॉन्ड थोड़ा देखो, ये कोई और बॉन्ड, अभी मैंने आपको बताया था सोवरेन बॉन्ड चर्चा में चल रहा है, यहाँ पर सोवरेन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि ऐसे सरकार जो है मतलब यूपीएससी आपसे सवाल पूछने की संभावना बनाए रखती है, तो आपको ये बॉन्ड वगैरह ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर आप चलें, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, फिर बजट से संबंधित प्रश्न पूछा। इसका मतलब बैंकिंग, आप इसको हाईलाइट कर लो, मतलब स्टार रेटिंग दे लो 5, ठीक है। बैंकिंग हो गया, बजट हो गया, इनसे संबंधित प्रश्न, बॉन्ड ये जो होते हैं मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट, एक मनी मार्केट होता है, एक आपका फाइनेंशियल मार्केट होता है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बजट में घाटे का बजट कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई करती है, जब आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी सरकार क्या क्या करती है, ठीक है। फिर यहाँ पर वित्तीय समावेशन, फिर देखिए ये समावेशन आपके सिलेबस में है कि नहीं है, प्रीलिम्स में भी दिखा हुआ है समावेशन, और मेंस में भी लिखा हुआ है आपको समावेशी विकास। ये समावेशन एक ही चीज़ है, लगभग मिलता जुलता, ठीक है। अब समावेशन है सिलेबस में, तो आपको अभी ये ध्यान रखना कि नहीं रखना कि सर सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं और PYQ उससे पूछा गया है, तो आपको अगली बार ध्यान रखना कि आपको इसके बार सरकार इससे संबंधित यूपीएससी से संबंधित प्रश्न पूछने की पूरी संभावना बनाए। तो प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक क्या होते हैं पहले ही जाके पढ़ो, बैंक के प्रकार जब पढ़ोगे तो उसमें भुगतान बैंक भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि स्थापना की जा रही है, इस दृष्टि से कथनों पर विचार कीजिए। जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। अब देखिए ये सही कि नहीं सही, जब आप इनको पढ़ोगे तब इनके ऑप्शन पढ़ो, जब इनको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लो तो ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन करने की स्थिति में आप हो जाओगे। भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी करते हैं, ठीक। भुगतान बैंक, अब देखिए भुगतान बैंक है, पेमेंट बैंक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं कि नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं कि नहीं करते हैं, या डेबिट कार्ड जारी करते हैं कि नहीं। अब आपको यही पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये जाकर के ध्यान रखो, ठीक है। भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते, ठीक।
ये चीज़ें आपको रखनी है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो बैंकिंग जब आप पढ़ोगे तो ये बैंक आपको मिलेंगे, भुगतान बैंक, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यूपीएससी उन्हीं को घुमा घुमा के प्रश्न पूछते हैं, इसलिए बेसिक चीज़ों से बिल्कुल बेसिक पढ़ लोगे अच्छे से, आपका निकल जाएगा एग्जाम। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वह सूचक है जिसका या जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक, देखिए भुखमरी सूचकांक आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। अब आपने जब मान लो रिपोर्ट आई, हर साल 2-3 साल मतलब आती है, जब हर साल आती है तो आप उसको सूचकांक को ध्यान रखो। अब वो सूचकांक जब आता है करंट में तो उसमें सब चीज़ें लिखी होती है, किन किन आधारों पर दिया गया, तो इसमें ये सब चीज़ें दी रहती हैं। तो इन चीज़ों को जब ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो सही लग रहा है। तो जब ऐसे पढ़ाई करोगे तब जा करके आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और मतलब प्रीलिम्स पास कर लोगे। तो पहले मैंने आपको बताया कि बैंकिंग पढ़नी है आपको, ठीक है, बैंक शॉर्ट में लिख रहा हूँ पहला नंबर। दूसरा आपको बजट पढ़ना है जा करके आज, इसमें रिवीजन भी होगा। जैसे 2013-14 मैंने यही चीज़ बताई, फिर से बता रहा हूँ, तो इसका मतलब फिर से रिवीजन कर लो। जितनी बार मैं बताऊँगा, नहीं मान लो 2016 कर रहा हूँ, अगली बार 2017 करूँगा, फिर यही चीज़ बताऊँगा, क्योंकि नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तो जब मैं पुराना जो मेरा देख रहा होगा तो इसी से क्या कर लेगा, रिवीजन कर लेगा। बजट हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा नंबर यहाँ तीसरा है। फिर आपको जो है ध्यान रखना क्या, जितने भी इंडेक्स हैं उन पर दिमाग लगाना है कि इंडेक्स कोई चर्चा में है तो ये करंट में जो चल रहा है उन पर दिमाग लगाना है, ठीक है, पिछले 2 साल के अंतर्गत। फिर इसके साथ साथ इंडेक्स के साथ साथ और भी जो योजनाएं होती हैं, सरकार कोई योजना लेकर के आई, स्कीम है, जैसे मुद्रा योजना के 10 साल होने वाले हो गए हैं, तो इससे संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछ लेगा। स्किल इंडिया प्रोग्राम के 10 साल होने वाले हैं, उससे पूछ लेगा। तो ये जिन चीज़ों के 10 साल 5 साल हो जाते हैं तो यूपीएससी दिमाग लगा कितना हमने प्रोग्रेस करी, जब प्रोग्रेस करी तो यूपीएससी आपसे पूछने की संभावना बनी रहती है। तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।